नमस्कार दोस्तों, ट्रू शिक्षा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने मापन के बारे में पढ़ा था, मूल्यांकन के बारे में पढ़ा था, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। और ये शिक्षण के उद्देश्य बेंजामिन ब्लूम के अनुसार हैं। इनको ब्लूम की शिक्षण व्यवस्था भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए समझते हैं हम इसको। शिक्षण के उद्देश्य या इसी को कहते हैं हम शिक्षण के उद्देश्य किसके अनुसार जानेंगे? बेंजामिन ब्लूम के अनुसार। इसी को ब्लूम की शिक्षण व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ब्लूम की शिक्षण व्यवस्था। देखिए दोस्तों, 1956 ईस्वी में बेंजामिन ब्लूम ने शैक्षिक लक्ष्यों और शैक्षिक उद्देश्यों को लेकर एक ढांचा तैयार किया, जिसको हम ब्लूम की शिक्षण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसको इन्होंने मुख्यतः कुल 3 भागों में बांटा। इन्होंने बताया कि जो हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं वो कुल 3 भागों में विभाजित हैं। तो ब्लूम की शिक्षण व्यवस्था के अनुसार शिक्षण के जो हमारे उद्देश्य हैं वो कुल 3 हैं। उन्होंने पहला बताया कि हमारा जो पहला उद्देश्य है वो ज्ञानात्मक है। दूसरा उद्देश्य भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। यानी उन्होंने ये कहा कि जितने भी हम जो कुछ भी शिक्षण कार्य करेंगे वो इन्हीं 3 उद्देश्यों को ध्यान में रख के करेंगे कि क्या हमारे ये तीनों उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य, ये प्राप्त हुए या नहीं हुए। तो कुल 3 शिक्षण व्यवस्था बताई, यानी 3 प्रकार के बताए। एक को इन्होंने बताया ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। अब आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक होता क्या है। देखिए, ज्ञानात्मक, इसको संज्ञानात्मक भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक कहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो उद्देश्य को डोमेन भी कहा गया है। डोमेन यानी ज्ञानात्मक डोमेन, भावात्मक डोमेन, क्रियात्मक डोमेन। तो संज्ञानात्मक में क्या होता है? संज्ञानात्मक में हम किसी चीज़ की जानकारी लेते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं? समझते हैं। समझने के साथ साथ उनका संश्लेषण, विश्लेषण, मतलब कैटेगराइज करना, वर्गीकृत करना, ये सारी चीज़ें हम ज्ञान में, मतलब किसी चीज़ का हमको पूरी तरह से ज्ञान हो गया। अब हम भावात्मक में क्या होता है? भावात्मक में हम उसके अर्थों को समझ पा रहे हैं, उसको हम खुद व्यक्त कर पा रहे हैं। और क्रियात्मक क्या होता है? उन चीज़ों को हम मतलब हम जो कुछ भी अब तक हमने सीखा है, क्या आने वाले कार्यों में, आने वाली समस्याओं में हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं, ये हमारा क्रियात्मक उद्देश्य हो गया। अब इस प्रकार इन्होंने ज्ञानात्मक उद्देश्य को भी कुल 6 भागों में बांट दिया है। यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य अगर हमारे देखे जाए तो इसको इन्होंने 6 भागों में बांटा है। पहला ज्ञान, फिर बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इस तरह हमारे ज्ञानात्मक जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों को उन्होंने 6 भागों में वर्गीकृत कर दिया है कि आखिर हमारे ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, अगर इनका प्रयोग अच्छी तरह से बालक कर पा रहा है
इन चीज़ों को कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो हो गया कि उसने ज्ञानात्मक उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। अब ऐसी कौन कौन सी इसमें क्रियाएं होंगी जो ये बताएंगी कि उसने इन उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है। अब हम जानते हैं उन क्रियाओं को, यानी ज्ञानात्मक में कौन सी क्रिया होगी। अब हम यहाँ क्रिया लिख देते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञानात्मक की कौन कौन सी क्रिया होगी, जिससे हम जानेंगे कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध में कौन सी क्रिया होगी, प्रयोग में कौन सी क्रिया होगी, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो हमको ये बताती हैं कि हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हुई। अब देखिए, जैसे ज्ञान से ही ज्ञान नाम से ही स्पष्ट है कि ज्ञान प्राप्त करना, तो इसमें क्या है, परिभाषा देता है किसी चीज़ की, यानी परिभाषा देना, नियम बताना। ठीक है, ये सब जो क्रिया है ये ज्ञान के रूप में आती है। अब बोध क्या है, बोध से संबंधित हमारा क्या है, बोध का मतलब है कि उसको बोध हो गया, अर्थात उन चीज़ों को वो अच्छी तरह से समझ सका। बोध में क्या करेगा, वो किसी चीज़ को उसी के अनुसार बदलेगा, बदलना, इसका वर्गीकरण करना। ठीक है, ये जो क्रियाएं होंगी वो बोध के स्तर कहलाएंगी। प्रयोग में क्या करेगा, प्रयोग में किसी चीज़ को जांच करना, लागू करना, ये सब क्रियाएं प्रयोग के अंतर्गत आएंगी। अगर यानी कह सकते हैं कि किसी नियम को जान गया तो उस नियम को जानने के बाद उसके मतलब को समझेगा। पहले तो नियम को एज इट इज जो जानेगा, जानने के बाद उसके नियमों को समझेगा, कैटेगराइज करेगा, फिर उन नियमों का प्रयोग करेगा। नियमों को प्रयोग करने के बाद विश्लेषण करने का मतलब क्या है, किसी चीज़ का विश्लेषण मतलब टुकड़े टुकड़े करना, मतलब वर्गीकृत करना, अलग अलग करना। ठीक है ना, या आप कह सकते हैं निष्कर्ष निकालना। अगर ये चीज़ें आ गई तो उसने विश्लेषण करना सीख गया। अब संश्लेषण में क्या है, यानी संश्लेषण का मतलब छोटे छोटे चीज़ों को मिला के, छोटे चीज़ों को मिला के एक नया नियम की व्याख्या करना। तो ये कह सकते हैं उसके अंतर्गत वो कौन कौन सी क्रियाएं करेगा, निष्कर्ष देना। ठीक है, निष्कर्ष देना के साथ साथ और क्या करेगा, सिद्ध करना, किसी चीज़ को सिद्ध करना। इस प्रकार की क्रियाएं विश्लेषण के अंतर्गत आएंगी। अब मूल्यांकन के अंतर्गत, अब मूल्यांकन के जिस नाम से ही स्पष्ट है, इसमें भी वही आएगा कि उसमें भी वो निष्कर्ष देगा, किसी चीज़ की जांच करेगा, सारांश बताएगा। ठीक है, मूल्यांकन में वही जांच करना, निष्कर्ष देना, सारांश बताना। देखिए ये क्या है, ये सब क्रियाएं हैं। अगर बालक अधिगम के बाद इन क्रियाओं को करता है तो ये कहा जा सकता है कि उसने ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर ली है, यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो गई है उसकी। अब हम जानते हैं भावात्मक उद्देश्य के बारे में। ये दोस्तों हम अगले उद्देश्य को जानते हैं जो भावात्मक उद्देश्य है। देखिए इसका नाम से ही स्पष्ट है कि भावात्मक डोमेन मतलब इमोशंस, किसी दूसरे की भावनाओं को समझना, अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाना, किसी दूसरे को सुख दुख दर्द को महसूस करना, समझ पाना। ठीक है, या हम कह सकते हैं उनके विचारों का भावात्मक डोमेन क्या करता है, लक्ष्य के प्रति जागरूक करता है और विकास को आगे बढ़ाता है। ठीक, तो भावात्मक डोमेन में को भी उन्होंने 5 भागों में बांटा। इन्होंने बताया कि भावात्मक उद्देश्य की जो हमारी प्राप्ति होगी ये इन्हीं 5 क्रियाओं के यानी उद्देश्यों की प्राप्ति होने के पश्चात ही मानी जाएंगी। यानी ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं होंगी जो इस भावात्मक उद्देश्य की पूर्ति में हमारी सहायक होंगी, यानी ऐसी कौन सी क्रियाएं बच्चा करेगा जिससे हम जानेंगे कि वो भावात्मक स्तर को पार कर चुका है। तो जैसे सबसे पहला वो करेगा आग्रहण, यानी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें कैसी क्रियाएं करेगा, वो सीखेगा, प्राप्त करेगा, कुछ पूछेगा, है ना, उस नियमों को स्वीकार करेगा, पक्ष रखेगा।
तो अगर ये क्रियाएं कर रहा है तो इसका मतलब उसने आग्रहण किया, किसी चीज़ को सीखा। अब उसके पश्चात वो अनुक्रिया करेगा, उत्तर देगा। अनुक्रिया में कैसी क्रियाएं आएंगी? जैसे कि वो उत्तर दे रहा है, उत्तर दे पा रहा है, किसी की मदद कर पा रहा है, किसी बातों पे ध्यान दे पा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंतर्गत भावात्मक विकास हो रहा है, अर्थात वह भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु आगे बढ़ रहा है। फिर अगला जो स्टेप आएगा वो आकलन। आकलन का मतलब उन चीज़ों का वो जो सीख पाया है, बातों को महत्व दे पा रहा है। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को चुनना, उसको पूरा करना, उस पर ध्यान देना, उन चीज़ों को पहचानना, मतलब निरीक्षण करना, ये सारी चीज़ें अगर वो कर पा रहा है तो अर्थात वो आकलन, भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आकलन को प्राप्त कर रहा है, यानी भावात्मक डेवलपमेंट उसका हो रहा है, भावात्मक डोमेन की प्राप्ति हो रही है। ठीक, फिर क्या करेगा? वो संगठन करेगा, अर्थात आयोजन करेगा। वो चीज़ों को जोड़ पा रहा है, योजना बना पा रहा है, निर्णय ले पा रहा है। अगर इस प्रकार की क्रियाएं कर रहा है तो भावात्मक उद्देश्यों की तरफ बढ़ रहा है। फिर क्या करेगा? आखिरी जो स्टेप होता है वो होता है निरूपण। निरूपण का मतलब उन चीज़ों को वो अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं समाहन या मूल्यों का चित्रीकरण या विशेषीकरण कह सकते हैं। तो उसमें क्या करेगा? वो अपने नवीन जानकारी का आचरण, व्यवहार और विश्वास, नवीन जानकारी को आचरण, व्यवहार व विश्वास में प्रदान करना। ठीक है ना? सॉरी, प्रदान करना नहीं, प्रदर्शन करना। यानी अपनी जो जानकारी है उसको अपने आचरण में, अपने विश्वास में, अपने व्यवहार में उसको प्रदर्शित कर पा रहा है, किसी चीज़ को सिद्ध कर पा रहा है, दोहरा के उसका हल निकाल पा रहा है। ठीक है, तो क्या है? इस प्रकार की क्रियाएं करने से हम ये कह सकते हैं कि बालक के अंदर भावात्मक उद्देश्य का, भावात्मक जो शिक्षण के अंतर्गत जो हमारे उद्देश्य हैं वो इन क्रियाओं को करने के पश्चात ये कहा जा सकता है कि उसने भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति कर ली, यानी उसने ज्ञानात्मक प्राप्त कर लिया, भावात्मक प्राप्त कर लिया। अब हम आगे चलते हैं कि क्रियात्मक पक्ष। अब ऐसी कौन कौन सी क्रिया वो करेगा जिससे हम जानेंगे कि उसने शिक्षण के तीसरे उद्देश्य जो है क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक जो उद्देश्य है उसको भी वो ग्रहण कर लिया। अर्थात इन तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति के पश्चात ही हम कह सकते हैं कि हमारा शिक्षण सफल रहा। तो अब हम जानते हैं कि क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में कौन कौन सी क्रियाएँ आएंगी। चलिए दोस्तों, तो अब हम जानते हैं तीसरे शिक्षण उद्देश्य के बारे में, जिसका नाम है क्रियात्मक उद्देश्य। अब क्रियात्मक उद्देश्य हमारा जो आखिरी स्टेज माना जाता है, मतलब शिक्षण उद्देश्यों में ये आखिरी उद्देश्य है। यानी हमने ज्ञानात्मक प्राप्त कर लिया, भावात्मक प्राप्त कर लिया, अब हम क्रियात्मक की तरफ आगे बढ़े हैं। तो क्रियात्मक उद्देश्य में क्या होता है कि अब तक हमने जो ज्ञानात्मक और भावात्मक से सीखा उसका हम प्रयोग जो करते हैं वही हमारा क्रियात्मक है। तो हम किस प्रकार उसका प्रयोग कर पा रहे हैं? तो बेंजामिन ब्लूम महोदय ने इसको भी 6 भागों में विभाजित कर दिया है, अलग अलग बताया है कि हर एक विभाजन का क्रियाएं बताई हैं कि इस विभाजन के अनुसार बालक कौन कौन सी क्रियाएं करता है। तो अब देखिए, अनुकरण का मतलब वही बच्चा नकल उतारता है, अपने शरीर को टाइट कर लेगा, सीधा हो जाएगा, झुक जाएगा, झटका देगा, शिथिल हो जाएगा। मतलब इस प्रकार की तरह से हम कह सकते हैं ये उसकी सहज क्रियाएं हैं, है ना? ये सहज क्रियाएं हैं। दूसरे की नकल करना, सीधा स्पष्ट शब्दों में ये जाने कि वो नकल करने की प्रवृत्ति उसके अंदर हो जाती है। फिर आता है परिवर्तनीय, अर्थात इससे विकास से संबंधित क्रियाएं होती हैं, यानी गतिविधि या निर्देशन से जो हम प्राप्त करते हैं उसके अनुसार पुनः कार्यों को शुरू करना, कूदना, दौड़ना, चलना, यानी गतिविधियों से संबंधित ये है। ये जो हमारा उद्देश्य है गतिविधियों से संबंधित है। जो हमारा अगला उद्देश्य शुद्धिकरण का है, अर्थात किसी चीज़ में शुद्धता आ रही है, तो किसी चीज़ को उसके व्यवहारों में शुद्धता आ रही है, किसी चीज़ को सुधार कर पा रहा है, उसको सही से शुरू कर पा रहा है, इस प्रकार की क्रियाएं इसके अंतर्गत शुरू हो जाती हैं। अब जो हमारा अगला स्टेप है वो है कलात्मक, यानी इसमें कह सकते हैं हम गुणों का विकास हो रहा है। कलात्मकता के अंतर्गत किसी कार्य को करने में उसकी रुचि बढ़ जाती है, उन कार्यों को परफेक्शन से करने लगता है वो, जैसे कहते हैं नृत्य करना, संगीत के वाद्य यंत्रों को बजाना, निशाना लगाना, मतलब हर प्रकार की क्रियाओं को वो करने में बिल्कुल तत्पर हो जाता है और उन क्रियाओं को अच्छे से प्रतिपादित करता है। यानी जो कुछ भी ज्ञान उसने सीखा है अब वो उसको क्रिया में प्रयोग कर रहा है। ठीक, अब अगला आता है स्वाभाविकरण। अब
ये चीज़ें उसकी स्वाभाविकरण, ये कह सकते हैं कि उन चीज़ों में वो क्या कहते हैं उसको, मतलब खुद से अनुभव करके सीख रहा है। क्या कर रहा है? जैसे किसी चीज़ का संतुलन बनाना, झुकना, खोजना, किसी चीज़ को छूकर, देखकर, सूंघकर, पहचानना, मतलब अब ये उसके स्वभाव में आ गए। अब स्वाभाविकरण के साथ साथ फिर अगला जो स्टेप उन्होंने बताया, आदत पड़ना। अब ये सारी क्रियाओं के बाद अब बालक इन चीज़ों का वो उसके अंदर आदत बन जाती है, यानी ये भी उसकी क्या कह सकते हैं, एक तरह से ऐसे गुण बन जाते हैं कि अब जो कुछ भी ज्ञान उसने प्राप्त किया है उसका यहाँ प्रयोग करके अब उनको अपने आदत में या कार्य व्यवहारों में ला दिया। तो ऐसे में क्या हो सकता है, वो नकल उतारना, अपने भाव भंगिमा को बनाना, चित्र बनाना, किसी को चिढ़ाना, हंसना, ये सब सारी क्रियाएँ आती हैं। तो मुख्यतः अगर हम इस टॉपिक से बात करें तो हमारा जो इसका मुख्य टॉपिक यही था कि जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वो हमने से क्या कहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक जो बेंजामिन ब्लूम थे, इनके अनुसार हमने जाना। इन्होंने कुल मुख्यतः 3 उद्देश्य बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इसके अंतर्गत भी उन्होंने कई वर्गीकरण किए थे। उस वर्गीकरण को उन्होंने क्रियाओं के आधार पर बांटा था। बस कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे शिक्षण उद्देश्य होते हैं यही 3 होते हैं, मुख्यतः ये 3 होते हैं। और बाकी जो इनके सब डिवीजन हैं ये बताते हैं कि कौन कौन सी क्रियाएं इसके अंतर्गत होती हैं। यानी हमको सबसे पहले ये देखना है अपने शिक्षण करने के पश्चात कि हम स्टेप वाइज उद्देश्यों की प्राप्ति करवाएं। यानी सबसे पहले हमें बच्चों के ज्ञानात्मक उद्देश्य से प्राप्ति पूरी करवानी है, फिर उसके बाद उनको भावात्मक की तरफ ले जाना है, भावात्मक पूरा करने के बाद उनको क्रियात्मक तरफ ले जाना है। तो अगर इसको एक एग्जाम्पल के रूप में ऐसे हम समझे तो हम बच्चों को अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकल करवाना होता है तो क्या करते हैं, पहले उसको उसका ज्ञान देते हैं, बताते हैं, ठीक है, हर चीज़ से परिचय करवाते हैं। फिर जब वो परिचय कर लेता है फिर अब उन चीज़ों जब उसको फील्ड में लाते हैं तो जो कुछ वो समझा है, यानी जो ज्ञान आपने दिया वो तो नियम जान गया, अब उसके बाद उसने अपने उसके भाव को जो ग्रहण किया उन दोनों का उपयोग करके वो प्रैक्टिकल करता है। यही तीनों हमारे उद्देश्य हैं। तो दोस्तों इस प्रकार बेंजामिन ब्लूम के अनुसार जो हम शिक्षण व्यवस्था थी उसको हमने जान लिया। अब मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और अपने जो महत्वपूर्ण सुझाव है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।